जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम घटना चक्र के भारतीय इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मध्यकालीन भारत के 2 चैप्टरों को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दिल्ली सल्तनत के जो 2 प्रमुख राजवंश है, गुलाम वंश और खिलजी वंश, उनको मैंने डिस्कस किया है। इनसे रिलेटेड जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट PCS तथा IAS PD में पूछे गए हैं, उनको मैंने एक एक कर डिस्कस किया है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों? तो इल्तुतमिश है। यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह मोहम्मद गौरी का दास था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन था, यानी गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश था दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड और कौन कौन से पॉइंट हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तान के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कौन था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता के संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है दोस्तों। तो याद रखना है, ममलुक सुल्तान के शासकों को कहा गया है, तो जो गुलाम वंश के शासक है उनको ममलुक सुल्तान भी कहा जाता है। और यह VVI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सेम क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने इसकी स्थापना कब की थी? तो 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श का अर्थ होता है दोस्तों लाखों का दान देने वाला। तो याद रखना है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि कुरान खां की उपाधि किसने धारण की थी, या कुरान खां के नाम से किस गुलाम वंश के शासक को जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों, उससे हम देखते हैं। तो अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों को देने वाले के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता के अनुसार यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। उसकी एक उपाधि कुरान खां भी है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ऐबक को साहित्य से अनुराग था, याद रखना है, और स्थापत्य कला में रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी, याद रखना है कि उस समय के तत्कालीन विद्वान कौन थे? तो हसन निजामी थे। फ़ख्र-ए-मुदब्बिर को संरक्षण प्राप्त था दोस्तों। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। ऐबक ने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी कराया था दोस्तों। तो आपसे पूछा गया है यह सवाल कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो आपको याद रखना है कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है दोस्तों, वो दरअसल एक मस्जिद है, जिसका निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ज्ञातव्य है कि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, इसलिए जो है दोस्तों दिल्ली वंश का जो मतलब दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो एक मस्जिद है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो याद रखना है गयासुद्दीन जो तुगलक है दोस्तों, उसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। जबकि कुतुब मीनार की नींव किसके समय में रखी गई थी दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में इसकी नींव रखी गई थी। इसका पूरा कार्य किसके समय में हुआ? तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया, और बाद में जब इसमें टूट फूट हुआ तो उसे मरम्मत कराने का कार्य किसने किया? तो दिल्ली सुल्तान में तुगलक वंश का एक शासक है फिरोज शाह तुगलक, तो इसने इसकी मरम्मत भी कराई थी दोस्तों। जबकि गयासुद्दीन तुगलक ने ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो याद रखना है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, याद रखना है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद या लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों में कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौमिक शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में, याद रखना है कि औपचारिक रूप से सिंहासन रूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गौरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन एल्दौज और नासरुद्दीन कुबाचा की तरफ थे दोस्तों। ऐबक ने अपनी बहन, ऐबक की बहन थी दोस्तों, उसने अपनी बहन का शादी किसे किया? तो कुबाचा से कर दिया और अपने पक्ष में कर लिया, किंतु एल्दौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण है कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा। उसे दिल्ली आने का कभी भी अवसर नहीं मिला दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड कि कौन सा बादशाह दिल्ली नहीं आया था? तो वो कौन था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुलाम वंश का शासक। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो 1210 ईस्वी में चौगान, जिसे आप लोग पोलो के नाम से जानते हैं, वो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। तब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो डी आंसर है दोस्तों, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी क्या हो गई थी दोस्तों? मृत्यु हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दोस्तों वो डी है। तो याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल, आधुनिक पोलो की भांति एक खेल घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। वह उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है दोस्तों, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो याद रखना है दोस्तों, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? इल्तुतमिश का जाता है दोस्तों। और इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और इसका गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इसे इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है दोस्तों। तो इल्तुतमिश कार्यकाल भी आपको इसका याद रखना है कि इल्तुतमिश का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1211 से 1236 इसका कार्यकाल दिया गया दोस्तों। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। उसने पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। ये भी याद रखना है कि इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ये भी याद रखना है कि भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए? तो इल्तुतमिश ने चलाए। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के याद रखना है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल उसी ने प्रारंभ किया। यानी इल्तुतमिश ने चांदी का टंका चलाया और तांबे का जीतल नामक सिक्का भी चलाया था दोस्तों। तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू की। तो याद रखना है कि सिक्कों पर टकसाल लिखवाने की परंपरा किसने शुरू की थी दोस्तों? तो इल्तुतमिश ने की थी, जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की? तो वो कौन था दोस्तों? वो था इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी नहीं थी? तो कौन थी नहीं थी दोस्तों? तो दिल्ली जो थी सल्तनत काल की राजधानी थी। तो इल्तुतमिश के समय
सल्तनत काल की राजधानी कौन थी दोस्तों? तो दिल्ली थी। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी कहाँ पर थी? तो लाहौर में थी दोस्तों। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो वो कौन था दोस्तों? तो इल्तुतमिश था, जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था दोस्तों? तो इल्तुतमिश था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौड़ के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उसे सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया। उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। याद रखना है कि खलीफा ने उसे कौन सा पद दिया? तो सुल्तान आजम। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। वैवाहिक दृष्टि से उसने दिल्ली को गद्दी में दावेदार ताजुद्दीन एल्दौज और नासरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया। भारत में तुर्की राज को संगठित किया। मंगोल आक्रमण से बचाया। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि किसने मंगोल आक्रमण से बचाया था दिल्ली सल्तनत में? तो वह था दोस्तों इल्तुतमिश। राजपूत की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया। सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। तो याद रखना है कि इल्तुतमिश ने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे दोस्तों। और ये सभी के सभी VVI पॉइंट्स है दोस्तों बीपीएससी के लिए, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है दोस्तों। तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही उसे सरे जहांदार यानी अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया था दोस्तों। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो रजिया सुल्तान थी दोस्तों मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका। तो मध्यकालीन भारत की, याद रखना है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान कब से कब तक इसका कार्यकाल है दोस्तों? तो 1236 से 1240 थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपरा का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों तथा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। इस प्रकार याद रखना है दोस्तों, उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों रजिया सुल्तान से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो किसके काल में आया था तो दोस्तों? तो वह इल्तुतमिश के काल में आया था। तो मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से राक्षार्थ ख्वारिज्म का शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की। और जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है कि चंगेज खां किसके समय में अटैक किया था दिल्ली सल्तनत के? तो वो था दोस्तों इल्तुतमिश। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो कौन था दोस्तों? तो इल्तुतमिश था चंगेज खां के समकालीन। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो वो कौन था दोस्तों? तो इल्तुतमिश था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो किसके शासनकाल में आक्रमण किया था दोस्तों? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल नेता चंगेज खां ने अटैक किया था भारत पर। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो याद रखना है दोस्तों, चंगेज खां का मूल जो नाम था वह तेमुचिन था। और यह VVI पॉइंट है दोस्तों, कभी भी यह सवाल BPSC में आपको देखने को मिल सकता है कि चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो तेमुचिन था चंगेज खां का मूल नाम। चंगेज खां का एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज खां का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था दोस्तों। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना
प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था दोस्तों? तो ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मलिक जनी को जो है दोस्तों इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। और ये 48 to 52 बीपीएससी में पूछा गया है, तो आगे भी इसकी पूछने जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो इसे आपको VBI कर चलना है दोस्तों। तो इल्तुतमिश ने बिहार एवं बाढ़ पर अधिकार करता राजमहल की पहाड़ियों में तेलैया गढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बनाया था दोस्तों। और ये सब VBI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रजिया बेगम को सताच्युत करने में किसका हाथ था? तो याद रखना है तुर्कों का हाथ था दोस्तों रजिया बेगम को सताच्युत करने में। तो रजिया बेगम को सताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटा दिया। यानी उससे रजिया को पद से हटाने में किसका हाथ था? तो याद रखना है दोस्तों तुर्कों का हाथ था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो याद रखना है बलबन का पूरा नाम क्या था दोस्तों? तो गयासुद्दीन बलबन था बलबन का पूरा नाम। और ये सब VBI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली दोस्तों। उसे उल्गू खां के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि उल्गू खां के नाम से दिल्ली के किस सुल्तान को जाना जाता है? तो बलबन को जाना जाता है दोस्तों। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। याद रखना है कि उसका वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इलबाड़ी तुर्क जाति से संबंधित था। तो याद रखना है कि बलबन और इल्तुतमिश तुर्कों की बहुत सारी जातियाँ थे, तो उसमें से किस जाति से संबंधित था? तो इलबाड़ी तुर्क जाति से संबंधित था दोस्तों। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो वह कौन था दोस्तों? तो गयासुद्दीन बलबन था, जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के विषय में यह कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत को दो मुख्य विशेषताएं थे। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, जिसे क्या कहा गया है दोस्तों? तो नियामत खुदाई। तो आपसे पूछ सकता है कि नियामत खुदाई का अर्थ क्या होता है? तो सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसे अरबी भाषा में क्या बोला गया है? तो नियामत खुदाई। और उसके स्थान पैगंबर के पश्चात हैं दोस्तों। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्य की आलोचना का अधिकार नहीं है दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं दोस्तों बलबन से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो गयासुद्दीन बलबन जो है दोस्तों, उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए दोस्तों, उसमें कथन है और कारण भी आपको बताना है कि कथन और कारण सही है या नहीं है। तो बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। पहला कथन ये दिया गया। कारण इसका है दोस्तों, वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि ए और बी दोनों सही है, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं कर रहा है दोस्तों। यानी बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। यह बात बिल्कुल सही है। कारण इसका जो दिया गया वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। यह भी सही है दोस्तों, लेकिन कारण जो है कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर दिया गया है वो क्या है? तो वो है दोस्तों बी। तो गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। उसने 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया था। उसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। उसने सिजदा और पैबोस, याद रखना है, फारसी परंपरा पर आधारित अपने दरबारों को सजाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था दोस्तों? तो वो था बलबन। और वो फारसी परंपरा कौन थी दोस्तों? तो सिजदा और पैबोस। ये सब VBI पॉइंट्स है दोस्तों बलबन से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। प्रथा की शुरुआत की। बलबन ने मंगोल के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया था।
तो ये रीजन दिया गया है, तो कथन भी सही है और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण दिया गया वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो याद रखना है, जिल्ले इलाही की उपाधि धारण करता है दोस्तों बलबन। तो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, वो उस उपाधि का नाम क्या है दोस्तों? तो जिल्ले इलाही। और ये IAS में पूछा गया सवाल है, तो BPSC के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सवाल। तो बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि, जिसे क्या कहा गया? नियामते खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद था दोस्तों, यानी उसने पैगंबर के बाद अपने आप को घोषित कर लिया था। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है दोस्तों, ऐसा बलबन खुद को मानता था। तो याद रखना है कि कौन सी उपाधि वो धारण करता है? तो जिल्ले इलाही। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था। तो वो कौन था दोस्तों? तो वो था बलबन। तो याद रखना है कि वह कौन सा राजा था? वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो कौन था दोस्तों? तो वह था बलबन। और ये सब के सब VBI सेमी क्वेश्चन था ऊपर। और ये वाला, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को प्रारंभ की? तो याद रखना है, सिजदा और पैबोस और नौरोज था किसने स्टार्ट किया था दोस्तों? तो बलबन ने स्टार्ट किया था। तो अपने दरबार के लिए बलबन ने बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाया और उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे। उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में प्रारंभ किया, जैसे बताया था मैंने आपको दोस्तों, सिजदा यानी भूमि पर लेटकर अभिवादन करना सिजदा कहलाता था। और पाबोस क्या होता था? तो सुल्तान के चरणों को चूमना पाबोस कहलाता था दोस्तों, की प्रथा आरंभ की थी दोस्तों। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार कौन सा? नौरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की थी दोस्तों। तो ये बलबन से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियामते खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने इक्तदारी व्यवस्था प्रारंभ की, यही गलत है दोस्तों। उसने नियामते खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यह बात बिल्कुल सही है। इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत बलबन ने नहीं की थी दोस्तों, बल्कि इल्तुतमिश ने की थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इक्तदारी व्यवस्था को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। उसने तुर्काने चिहालगानी का प्रभाव समाप्त किया, ये बात सही है। तुर्काने चिहालगानी संगठन का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किसने किया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने किया था। और ये कैसा था? तो 40 सरदारों का एक गुट था, जिसका निर्माण किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी होगा। उसने इक्तदारी व्यवस्था को प्रारंभ नहीं किया था, बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, याद रखना है। बलबन का जो वास्तविक नाम था दोस्तों वो बहाउद्दीन था। नासरुद्दीन महमूद ने उसे उल्गू खां की उपाधि दी थी। तो याद रखना है कि बलबन को उल्गू खां की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? तो नासरुद्दीन महमूद ने दी थी। जिल्ले अल्लाह की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी। उसका शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक था। बलबन ने अपने राजत्व संबंधी विचार के लिए प्रसिद्ध था। बलबन अपने राजत्व संबंधी विचार के लिए प्रसिद्ध था। उसने राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। बलबन ने राजा को नियामते खुदाई बताया है। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्काने चिहलगानी के गठन को समाप्त किया। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह हुआ था दोस्तों 1279 ईस्वी में। बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने यह विद्रोह किया था दोस्तों, जिसे बलबन ने दबा दिया। विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया। इक्तदारी व्यवस्था का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का शासक बताया? तो कौन था दोस्तों? तो वह था बलबन।
और यह VVI पॉइंट्स है दोस्तों। तो बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद के दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों खिलजी वंश से रिलेटेड जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट PCS तथा IAS पीडी में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो बर्नी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है दोस्तों, और यह VVI क्वेश्चन है दोस्तों। PPSC में पूछा गया तो आगे भी यह सवाल पूछ सकता है। तो जयालुद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। तो याद रखना है कि धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राज्य पद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। याद रखना है दोस्तों आपको, वह राज्य की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा दोस्तों, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोग ने विरोध किया? तो वो था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन जो मुसलमान आचार्य थे यानी उलेमा लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया था दोस्तों। तो अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि, ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है कि सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि दिल्ली के किस सुल्तान ने धारण की थी? तो वह था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र एवं दिल्ली का कोतवाल था दोस्तों, क्या नाम था उसका? तो उलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपने विचार को त्याग दिया। तो ये सवाल भी आज आपसे पूछ सकता है कि किसकी सलाह पर उसने विश्व विजय का अभियान रोक दिया और नया धर्म चलाने की जिद को छोड़ दिया? तो वो कौन था दोस्तों? तो दिल्ली का कोतवाल था अलाउल मुल्क। उसी के समझाने पर अलाउद्दीन खिलजी ने यह अपना विचार त्याग दिया। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी? तो वह कौन था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी था जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो याद रखना है जफर खां की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वह मंगोलों से लड़ती हुई थी दोस्तों, और यह BPSC में पूछा गया है दोस्तों, तो आगे भी पूछ सकता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है यह। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इससे कौन कौन से रिलेटेड फैक्ट है दोस्तों उसे हम लोग देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोल के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? तो याद रखना है दोस्तों रानी पद्मिनी की जो कि चित्तौड़ के राजा की महारानी थी, उनका नाम था, उस राजा का नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखना राणा रतन सिंह थे चित्तौड़ के राजा। तो पद्मिनी की कहानी का आधार 1240 ईस्वी में मल्लिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था। उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता,
सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना किससे की है दोस्तों? तो सैबा से की थी दोस्तों। संभवतः इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की है और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। वह दक्षिण राज्य को कब्जे में करना चाहता था। तो ऐसी उसकी कोई मंशा नहीं थी दोस्तों। तो मेरे हिसाब से तो ये सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के लिए किए गए थे, यह बात सही हुई। और दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ऐसी उसकी कोई मंशा नहीं थी, यानी ए सही है जबकि आर गलत है दोस्तों। डॉक्टर के एस लाल ने लिखा है कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय की लालसा ही थी। उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था। वह इन दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। अतः केवल कथन 1 सही है, जबकि उसका जो कारण दिया गया है दोस्तों वह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो याद रखना है दोस्तों, देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था देवगिरी का शासक। तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष अलीचपुर की आय भेजने का वादा किया था। परंतु 1305 ईस्वी तथा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक कफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो देवगिरी का तो राजा कौन था? तो रामचंद्र देव था। चित्तौड़ में कौन था दोस्तों? तो राणा रतन सिंह थे। रणथंभौर में कौन था दोस्तों? तो याद रखना है आपको, पहले इसी 2 को देख लेते किस में ऑप्शन है। तो बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 2। तो अब देखते हैं किस में है। तो बी का 4 और सी का 2, तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों, और वो कौन सा है? डी। यानी बी का 4 और सी का 2 एक ही ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी ए का 3 और डी का 1 हो जाएगा। यानी रणथंभौर के लिए कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो रणथंभौर के लिए हो जाएगा आपका, रणथंभौर के शासक कौन थे? तो हमीर देव थे। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह थे। देवगिरी के कौन थे दोस्तों? तो देवगिरी के थे राजा रायचंद्र। और गुजरात के कौन थे दोस्तों? तो कर्णदेव थे दोस्तों। तो ये इसका करेक्ट आंसर है डी। तो रणथंभौर के थे दोस्तों हमीर देव। चित्तौड़ के थे राणा रतन सिंह। देवगिरी के थे कौन से दोस्तों? तो राजा राय रामचंद्र। और गुजरात के थे कर्णदेव दोस्तों। और ये VBI सभी के सभी शासक हैं दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं दोस्तों, उसको आपको कर ही जाना है एग्जाम हॉल में। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर मैपिंग से रिलेटेड सवाल दिया गया है कि मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करते अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो कौन था दोस्तों? तो याद रखना है मलिक कफूर ने। दक्षिण भारत पर विजय के लिए किसे चुना गया था? तो मलिक कफूर को चुना था अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुए थे? तो वो कौन था सुल्तान दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी राजा द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन तथा वक्त यानी धर्मार्थ प्राप्त भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। खालसा भूमि किसको कहा जाता है दोस्तों? तो वैसी भूमि जो राज्य के नियंत्रण में हो, वैसी भूमि को खालसा भूमि कहा जाता है दोस्तों। तो इसने सभी की भूमि को लेकर दोस्तों खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये VBI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। कि सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के
50% तक कर दिया था। तो याद रखना है कौन था शासक वो दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी था। अच्छा, दो इसमें आंसर है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी यह कार्य किया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने यह कार्य किया था दोस्तों। देखते हैं क्या क्या फैक्ट्स है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर, जिसे क्या कहा गया है दोस्तों, खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, कौन कौन सा नवीन कर है ये सवाल भी आपको याद रखना है, मकान कर और चढ़ाई कर। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में भूमि कर कितना कर दिया था दोस्तों, बढ़ाकर 50% कर दिया था। लेकिन मोहम्मद तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर। तो याद रखना है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका जो कर लगाया गया था वो अनुमान पर लगाया गया था, जबकि अलाउद्दीन जो खिलजी ने जो टैक्स लगाया था दोस्तों वो पैमाइश पर लगाया था। नेक्स्ट है सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वो कौन था। तो याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों था दोस्तों। और ऐसे ही सवाल बीपीएससी में पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, तो इसका आंसर बीपीएससी के द्वारा तो अलाउद्दीन यहाँ पर क्लियर कर दिया है दोस्तों कि नपाई यानी पैमाइश का यहाँ पर जिक्र कर दिया। तो अगर पैमाइश का जिक्र कर दिया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अगर ये नहीं, नपाई का यहाँ पर जिक्र नहीं किया जाता तो इन दोनों, इसका राइट आंसर क्या हो जाता, तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ये दोनों हो जाता है इसका राइट आंसर। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना प्रारंभ किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति बिस्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वयं दोआब में अनुमान के आधार पर उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का, याद रखना है दोस्तों, वसूलने का आदेश दिया। किसानों के विद्रोह के कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का आदेश वापस ले लिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। उसने कृष्ण जमीनों को पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। दूसरा है, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकार को समाप्त किया। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 और 3 सही है और जबकि 2 गलत है दोस्तों। तो अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना प्रारंभ कराया था दोस्तों। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग, उस पृथक विभाग का नाम भी आपको याद रखना है, क्या है, दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों, क्या नाम है परंपरागत लगान अधिकारी को, तो खुद मुकद्दम चौधरी। चौधरी जो होते हैं दोस्तों वो गांव के जो किसान होते हैं, बड़े किसान, उनको चौधरी कहा जाता है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। से लगान वसूल करने का अधिकार क्या कर लिया दोस्तों, छीन लिया। उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद यानी जमींदार और बलाहार यानी साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रह गया दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर एक दोस्तों कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, यह बिल्कुल सही है। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता। तो ये तो सही है, लेकिन कारण सही है या नहीं इसके लिए आंसर देखना पड़ेगा। तो ए सही है दोस्तों, परंतु आर गलत है। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, यह बात सही है। और वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो अलाउद्दीन ने मूल नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को सहना
याद रखना है, मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी दी गई थी। उसे विस्तृत अधिकार दिए गए। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रित रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। दोस्तों, बर्नी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोल के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा, याद रखना है, तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। दोस्तों, बर्नी यह मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने यह ऐसा इसलिए किया क्योंकि मंगोल आक्रमण की सेना का सामना किया जा सके, साथ ही साथ हिंदुओं में अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत कोई मतलब षड्यंत्र न रचा जाए, ऐसा बर्नी का मानना है। दोस्तों, कि इसलिए यह व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। कारीगरों को कम वेतन देने से इसका कोई संबंध नहीं था। अतः कथन सही है किंतु कारण गलत है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? तो कौन था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी था। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो कौन था शासक था दोस्तों? तो खिलजी वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तो सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी तथा उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। याद रखना है कि नगद वेतन देने की प्रथा दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। बर्नी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सकें इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किया और उनकी दरें कम कर दी। दोस्तों, नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण प्रथा को किसने लागू किया था? तो सेमी क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। बाजार कीमतों को नियंत्रण करने में अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने पहला कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, शासक को जनमानस से दूर किया। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो बहुत सफलता प्राप्त की। तो अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार एक बड़ी सेना का भरण पोषण, कालाबाजारी रोकना और विद्रोह पर अंकुश लगाने के लिए था। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया। उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार दिए, जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी क्या हो गया दोस्तों? बंद हो गया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो वो कौन था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी था। यानी खिलजी वंश से जो अधिकतर सवाल आ रहे हैं दोस्तों, वो अलाउद्दीन खिलजी से ही आ रहे हैं, क्योंकि यह खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतापी शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तो सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो देखिए दोस्तों, 66 बीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन था दोस्तों? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। यानी यह पूछा गया था कब? तो देखिए दोस्तों, ये 2010 में पूछा गया था सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और इसी क्वेश्चन को बीपीएससी ने 66 में रिपीट करके पूछा है। इसीलिए मैंने यह सीरीज स्टार्ट किया है कि एक बार कम से कम घटना चक्र आपको देख कर जाए। इतिहास के जो जितने भी या किसी भी सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो अधिकतर घटना चक्र से ही रिपीटेड होता है। तो ये आपको अच्छे से कर जाना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। घड़ी अथवा गिरी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर, गढ़ी कर जो कि घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था, और चढ़ाई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। दोस्तों, तो घड़ी कर और चढ़ाई कर किसने लगाया था दोस्तों? दिल्ली के किस सुल्तान ने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो याद रखना है, रावी नदी थी दोस्तों। और यह VBI क्वेश्चन है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो रावी नदी थी।
तो 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोल के बीच की सीमा रावी नदी थी। 1306 ईस्वी में कबक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसे रावी नदी के तट पर मलिक कफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया और रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई। दोस्तों फिर है देवगिरी रियासत है दोस्तों, और शासक उसका दिया गया है। तो देवगिरी के शासक शंकर देव को बताया गया, बी में वारंगल के रामचंद्र देव, होयसल के बीड़ बल्लाळ और मदुरा के बीड़ पांडे। तो देवगिरी के जो शासक थे दोस्तों वो कौन थे देख लेते हैं। तो इसमें जो गलत आंसर को आपको सम्मिलित मतलब गलत आंसर आपको निकालना है कौन सा होगा, तो इसमें दिया गया आंसर बी नहीं होगा, यानी वारंगल के जो शासक थे वो रामचंद्र देव नहीं थे, जबकि देवगिरी के शंकर देव सही है, होयसल के बीड़ बल्लाळ भी सही है और मदुरा के बीड़ पांडे भी सही है। दोस्तों तो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था दोस्तों, तो रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था, यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी दोस्तों। शेष अन्य विकल्प जो है बिल्कुल सही सम्मिलित है। दोस्तों नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो याद रखना है मुबारक खिलजी ने दोस्तों अपने आप को खलीफा घोषित किया है। और यह VBI क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, तो मुबारक खिलजी ने घोषित किया था। दोस्तों तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक कफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया। बाद में कैद से मुक्त होकर सुल्तान बन गया। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा अल इमाम खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की। दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन मुझे कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर ही बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। थैंक यू।